चलिए हम आज शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर को पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इस ब्रह्मास्त्र से बाहर नहीं आने वाला है। और जिन विद्यार्थियों ने प्रत्येक चैप्टर की 1 शॉट वाली क्लास नहीं देखी वो क्लास ज़रूर देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न को। और पहले प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें एक बार दोहराना चाहूँगा। मैंने आपको बताया है कि संबंध एवं फलन चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वह तो या एक तुल्यता संबंध पर आएगा, सतुल्य समय संक्रामक, इन तीनों संबंध पर आ सकता है, या फिर वह दिया गया संबंध एकाकी और आच्छादक प्रूव करने के लिए आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, देख लीजिएगा। जब पेपर आएगा तो देख लीजिएगा, कमेंट आगे कर दीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जैसा मैंने पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष लिया है, इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। ये जो टी दिया गया ये एक समुच्चय है और इस समुच्चय में ये बताया गया कि समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है ये। और इस समतल में स्थित त्रिभुजों के समुच्चय पर एक रिलेशन हमें परिभाषित किया गया है। बताया जा रहा है कि जो एक त्रिभुज है T1 क्या एक त्रिभुज है, T2 भी एक त्रिभुज है। T1 और T2 इस प्रकार क्या करते हैं, संबंध रखते हैं कि T1 T2 के सर्वांग सम है। मतलब कहने का इनके ये मतलब है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम, और सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सारा अंग बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए अगर अभी में बताया जा रहा है कि आप इस संबंध को तुल्यता संबंध से दिखिए। भैया आपको पता है कि किसी दिए गए संबंध को अगर हमें तुल्यता संबंध दिखाना है तो उसे हमें सतुल्य दिखाना होगा, उसे हमें सममित दिखाना होगा, उसे हमें संक्रामक दिखाना होगा। जब कोई दिया गया संबंध सतुल्य सममित संक्रामक हो जाता है तो वह संबंध एक तुल्यता संबंध हो जाता है। तो इस संबंध को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सबसे पहले हमारी हेडिंग लगेगी स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है कि जब किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो और दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो, यानी जो कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग वो संतुष्ट कर रहा हो, तो वह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना जो T1 है वो T1 से संबंधित है और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल ये जो T1 आएगा ये कहाँ से आएगा, इस समुच्चय से आएगा। इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि एक मैंने त्रिभुज ले लिया, वह त्रिभुज स्वयं के क्या है, सर्वांग सम है। दिए गए रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब क्या है, सर्वांग सम है। अब क्या प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है? अगर ये सत्य है तो ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो आप लिखोगे चूंकि प्रत्येक त्रिभुज, ये लैंग्वेज है भैया, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, स्वयं के समरूप नहीं सर्वांग सम, ठीक, क्योंकि यहाँ पर सर्वांग सम बोला गया है, सर्वांग सम होता है। इसलिए ये जो संबंध R है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है। मतलब जो कंडीशन हम माने हैं इस स्वतुल्य संबंध की गणती बीजगणितीय परिभाषा के अनुसार, ये बीजगणितीय क्या है, इसका रूप है स्वतुल्य संबंध का। तो हम ये मान के चलते हैं, और अगर ये कंडीशन सत्य हो जाती है तो स्वतुल्य हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक त्रिभुज जो है वो अपने त्रिभुज से क्या है, संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब ये है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होना चाहिए। तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता ही हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक। अब इसे क्या दिखाएंगे, नंबर 2 सम्मित। अच्छा, सम्मित संबंध का जो बीजगणितीय रूप होता है वो क्या होता है कि अगर A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो B, A भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो मैं मानूंगी कि माना T1, T2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल जो T1 और T2 वो कहाँ से आ रहा है, दिए गए समुच्चय से आ रहा है, ठीक। समुच्चय क्या है, इन T1, T2, T3 इन त्रिभुजों का समुच्चय ही तो है। अब देखिएगा अगर T1, T2 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में तो कंडीशन ये कहती है कि T1, T2 के सर्वांग सम है, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, दिस इम्प्लाइज T1, T2 के क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम
है। क्या इस कंडीशन को हम ऐसे बना सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांग सम है? अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो दूसरा भी पहले त्रिभुज के सर्वांग सम है, सीधी सी बात है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं T2, T1, T2 T1 के सर्वांग सम है। अब आप बताइए कि जब T1 T2 बिलोंग करता था दिए गए रिलेशन में, तो T1 T2 के सर्वांग सम था, और मैं इसको लिख सकता हूँ कि T2 भी T1 के सर्वांग सम है, चाहे T1 T2 के सर्वांग सम हो या T2 T1 के सर्वांग सम हो, बात एक ही है। तो इसका मतलब कंडीशन निकल के आ जाएगी कि T2, T1 बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। और सममित संबंध की बीजगणितीय व्याख्या यही कहती है कि अगर A, B दिए गए रिलेशन बिलोंग करता है तो B, A दिए गए रिलेशन में अगर बिलोंग कर जाए तो वह संबंध क्या हो जाता है? सममित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक सममित संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। क्लियर है? हमें चूंकि तुल्यता संबंध दिखाना ना, तो अभी इसे क्या दिखाना पड़ेगा? संक्रामक दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अगली हेडिंग लगाएंगे तीसरी, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध का जो बीजगणितीय रूप होता है ये होता है, मान के चलेंगे कि माना T1, T2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो अगर T1, T2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन निकल के आएगी T1 क्या है? T2 के सर्वांग सम, ये दिया गया है, सर्वांग सम है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा और एक चीज मान लें कि T2, T3 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, क्योंकि परिभाषा संक्रामक की ये कहती है कि अगर A, B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और B, C दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो A, C दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको भी माना और इसको भी मानेंगे। तो इसको मानेंगे तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यू कंडीशन क्रिएट होकर के आएगी कि T2 जो है वो T3 के क्या है? सर्वांग सम है। T2 क्या है? T3 के सर्वांग सम है। जिस तरीके से T1 T2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था तो कंडीशन थी कि T1 T2 के सर्वांग सम है, उसी तरीके से T2, T3 अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो कंडीशन क्रिएट होकर के आएगी कि T2 T3 के सर्वांग सम है। अब जो ये दो समीकरणें बनी है, क्या समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो क्या T1 T3 के सर्वांग सम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। एक त्रिभुज अगर दूसरे के सर्वांग सम है और दूसरा तीसरे के सर्वांग सम, तो पहला तो तीसरे के सर्वांग सम होगा ही। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 3 से T1 T3 के क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। इसका मतलब ये है कि जो T1, T3 है वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया। ठीक, फॉर ऑल जो T1 T3 आएगा वो दिए गए सेट T से आना चाहिए। तो T1 और T3 कहाँ से आ रहा है? सेट T से आ रहा है। ठीक, तो अब T1 T3 अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया तो आप कहोगे कि जो संबंध R है वो क्या है? संक्रामक है। क्या हो गया? संबंध संक्रामक हो गया। और अगर कोई संबंध सतुल्य सममित संक्रामक हो गया तो वह संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, तो लिख देना कि चूंकि R सतुल्य है, क्या है? R सतुल्य है। R क्या है? सममित है। R क्या है? संक्रामक है। ठीक, इसलिए R क्या होगा? एक तुल्यता संबंध होगा। R एक तुल्यता संबंध है। आई बात तो समझ में? ठीक, तो इस तरीके से आप सभी लोगों को किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध प्रूव करना। भैया ये लैंग्वेज होती है, इसी से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये आपको कठिन लग रही है तो इसका मतलब आपने वन शॉट क्लास नहीं देखी। आप सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लीजिए। अब बेसिक बताने का समय नहीं रह गया है, क्लासें मैंने आपको पूरी प्रोवाइड कर दी हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इधर आप करें आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये कहता है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित रेखाओं का एक समुच्चय है। जैसे वहाँ पर समुच्चय T दिया गया था, समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में L दिया गया है समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। किसका समुच्चय? रेखाओं का समुच्चय, ये दिया गया।
और इन रेखाओं के समुच्चय में एक संबंध परिभाषित है। क्या परिभाषित है कि पहली रेखा जो है और दूसरी रेखा से किस प्रकार संबंधित है, L1 L2 पर क्या है, लंब है। ये संबंध दिया गया है। क्या ये संबंध एक, अब इसमें समुच्चय L में परिभाषित है, सिद्ध कीजिए कि जो ये रिलेशन R है ये सममित है, किंतु ना तो सतुल्य है और ना ही ये संक्रामक है। तुल्यता की बात नहीं हुई, ये सममित है, सतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे सतुल्य। ठीक, देखिए सतुल्य की अगर बात करें, सतुल्य संबंध आप डाल लीजिएगा। सतुल्य संबंध में ये कहता है कि समुच्चय में जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो हम मानेंगे कि माना जो L1 है वो L1 से संबंधित है और दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल जो L1 आ रहा है वो दिए गए सेट L से आ रहा है। तो जो अगर ये हम मान के चल रहे हैं कि L1 L1 से संबंधित है तो L1 L2 से संबंधित था तो L1 L2 पर लंब था, और L1 L1 से संबंधित है तो कंडीशन निकल के आएगी L1 किस पर लंब है, L1 L1 पर लंब है। ठीक है, L1 L1 पर लंब है। क्या कोई रेखा स्वयं पर लंब हो सकती है? जी नहीं, कोई रेखा स्वयं पर कभी लंब नहीं हो सकती। तो चाहे आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है, अर्थात L1 L1 बिलोंग नहीं करेगा दिए गए रिलेशन में। ठीक, अतः R एक सतुल्य संबंध नहीं है, सतुल्य संबंध नहीं है। आगे बात करेंगे सममित संबंध की। देखिए सममित संबंध की अगर हम बात करें तो सममित संबंध की जो परिभाषा होती है वो ये कहती है कि अगर कोई समुच्चय पर कोई रिलेशन डिफाइन है तो उस समुच्चय का अगर एक अवयव A B से संबंधित है और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो B भी A से संबंधित होना चाहिए और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब वह दिया गया संबंध एक सममित संबंध कहलाता है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय दिया गया है समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय। रेखाएं L1 L2 L3 इस तरीके से रेखाएं हैं, ठीक है, समतल में स्थित हैं। और रिलेशन उन रेखाओं में दिया गया है कि जो एक रेखा दूसरी रेखा से संबंधित है वो किस प्रकार संबंधित है कि L1 L2 पर लंब है। अब आप बताइए, अगर एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है, आप बताइए अगर ये रेखा इस पर लंब है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये रेखा इस पर लंब है? आप कह सकते हो, चाहे आप इसको इस पर लंब दिखाओ या इसको इस पर लंब दिखाओ, दोनों की बात सेम है। मतलब आप यहाँ पर वही पहले मान कर चलोगे, जो सममित संबंध का बीजगणितीय रूप है वो मान कर चलोगे, फिर आप दिखाओगे। तो आप मान कर चलोगे कि माना L1 L2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल L1 L2 कहाँ से आएगा? दिए गए सेट L से आएगा। L क्या है? समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। तो L1 L2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो कंडीशन आ जाएगी L1 L2 पर क्या है? लंब है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है, लंब है। अगर L1 L2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो L1 L2 पर क्या है? लंब। ये दिया गया प्रश्न में। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है? तो आप कहोगे जी हाँ, इसे हम लिख सकते हैं। कोई रेखा अगर किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है तो वह दूसरी रेखा भी उस पहली रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो ये L1 L2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, अब L2 L1 पर लंब हो गए तो L2 L1 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। असममित संबंध की परिभाषा हो गई कि A B दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो B A भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करने लगा। अतः जो R है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। सममित संबंध है, दिया गया संबंध क्या है? सममित संबंध है। सतुल्य लेकिन नहीं था। आगे बात करें यहाँ पर संक्रामक की, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था कि सिद्ध करो ये स्वतुल्य और सममित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं परंतु सम्मित है। तो सम्मित तो हो गया। अब हम आपको ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिए कोई एक संबंध किसी दिए गए समुच्चय पर आधारित है तो अगर हम इस तरीके से कहें कि उस समुच्चय का एक अवयव दूसरे अवयव से संबंधित है और दूसरा अवयव तीसरे अवयव से संबंधित है,
तो हम अगर ये चीज़ सिद्ध कर दें कि जो पहला अवयव है वो तीसरे अवयव से संबंधित है, तो वह दिया गया रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। अगर मैं साथ ही में दिखा दूं कि दूसरी रेखा किसी तीसरी रेखा पर लंब है, तो क्या मैं ये कंडीशन दिखा सकता हूं कि पहली तीसरी पर लंब है? अगर दिखा सकता हूं तो ये संक्रामक होगा, अगर नहीं दिखा सकता हूं तो ये संक्रामक नहीं होगा। अब आप बताइए, अगर मैं कह दूं कि ये L1 रेखा जो है ये L2 पर लंब है, ये L2 है ऊपर वाली और नीचे पड़ी वाली L1 है, L1 रेखा L2 पर लंब है और L2 वाली हमने दिखा दिया L3 पर लंब है, तो क्या L1 और L3 आपस में लंब है? कहोगे जी नहीं, ये लंब नहीं है, ये बल्कि क्या है, समांतर है। तो आपको संक्रामक संबंध में लिख देना है कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है तथा L2 L3 पर क्या है, लंब है। ये भी कंडीशन बिलोंग करी कि L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, परंतु L1 L3 पर लंब नहीं है। तो क्या है, इस स्थिति में या इस दशा में, इस स्थिति में जो L1 होती है वो L3 के समांतर होती है। क्या होती है? L1 L3 के समांतर है, लंब नहीं है, ये समांतर है। इसलिए हम कहेंगे कि जो L1 कामा L3 है वो दिए गए रिलेशन में नहीं बिलोंग करती है। और जब नहीं बिलोंग करती है तो यहाँ पर R जो है वो क्या है भाई, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं। अगर बिलोंग कर जाती है तो ये संक्रामक संबंध हो जाता। इस तरीके से बहुत आसान होते हैं, किसी समुच्चय पर जो संबंध दिया जाए उसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना बहुत आसान होता है। सतुल्य सम्मित संक्रामक, बस यही सब होता है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउट हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वन शॉट क्लास एक बार जरूर कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये आज की क्लास का हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। हम बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समय को बिल्कुल भी हम लॉस नहीं करेंगे, इसे यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख सकते हो लिखा है। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो ये क्या 2 नंबर में आएगा। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में एक समुच्चय दिया गया है। इस समुच्चय को अगर हम ए मान लें, क्वेश्चन नंबर 3 है, समुच्चय को अगर ए मान लें, इस समुच्चय में 1, 2, 3 अवयव हैं और रिलेशन इस समुच्चय पर आधारित आपको दिया गया है। कैसे दिया गया है कि 1, 1 और 2, 2 और क्या दिया गया है, 3, 3 दिया गया है। साथ ही में 1, 2 दिया गया है और क्या दिया गया है, 2, 3 दिया गया है। इस तरीके से आपको एक रिलेशन जो है परिभाषित है। अब ये रिलेशन क्या है, इन्होंने कहा है, अब ये रिलेशन क्या है, इन्होंने कहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध जो है वो स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। ये एक स्वतुल्य संबंध है लेकिन ना सममित है और ना संक्रामक है। तो आप पहले स्वतुल्य संबंध को बताओगे ये कैसे स्वतुल्य संबंध है, और ये भी बताओगे कि ये सममित और संक्रामक क्यों नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध इसलिए आप कहोगे R स्वतुल्य है। क्या है, R स्वतुल्य है। अब ये R क्यों स्वतुल्य है, मैंने स्वतुल्य संबंध की परिभाषा बताई है कि किसी समुच्चय पर अगर कोई संबंध दिया जाए, ठीक है, और उसमें क्या हो, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, ठीक है ना, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। समुच्चय में 3 अवयव थे, देखो 1, 1 से संबंधित है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2, 2 से संबंधित है, 3, 3 से संबंधित है, मतलब बाकी कुछ भी लिखा हो, 3 अवयव थे तो 3 अवयव स्वयं से संबंधित हैं, ये स्वतुल्य है। बाकी कुछ भी दिया जाए तो आप लिखोगे R स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। प्रत्येक अवयव क्या है, स्वयं से संबंधित है, स्वयं से संबंधित है, और यही स्वतुल्य संबंध की परिभाषा होती है, संबंधित है। अर्थात 1, 1 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2, 2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 3, 3 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और समुच्चय में 1, 2, 3 ही अवयव थे और प्रत्येक अवयव तो स्वयं से संबंधित और दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अतः कहोगे, अतः जो R है वो क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, R स्वतुल्य है। क्लियर है कि नहीं। आगे बात करें सममित संबंध की, तो ये सममित संबंध नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है,
कहोगे आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब ये आर सममित है क्यों नहीं? देखिए सममित संबंध की परिभाषा होती है कि अगर 1,2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। आप कहोगे यहाँ पर देखिए 1,1 2,2 3,3 पर मत जाइए, ये तो अगर सतुल्य तो सममित होगा यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लिखोगे चूंकि आर सममित इसलिए नहीं है क्योंकि 1,2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। आप देखिए 1,2 यहाँ पर दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, परंतु 2,1 कहीं पर है रिलेशन में? नहीं है। 2,1 दिए गए रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। आप बताइए कहीं पर रिलेशन में 2,1 दिया गया है? तो आप कहोगे नहीं दिया गया है। अतः जो ये आर है यानी जो संबंध है वो क्या है? सममित नहीं है। क्या नहीं है? सममित नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करें यहाँ पर तो अगली हेडिंग डाल देंगे संक्रामक संबंध। क्या डाल देंगे? संक्रामक संबंध। इसमें देख लेते हैं ये संक्रामक संबंध क्यों नहीं है। संक्रामक संबंध की परिभाषा कहती है कि अगर 1,2 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और 2,3 दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और 1,3 दिए गए रिलेशन में नहीं बिलोंग करता है तो संक्रामक नहीं होगा, अगर बिलोंग करता है तो संक्रामक होगा। तो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आर संक्रामक नहीं है। आप देख सकते हो ये संक्रामक क्यों नहीं है भैया, प्रूव करना था इसलिए मैं पहले से लिख रहा हूँ ये आर संक्रामक क्यों नहीं। आप देख रहे हो 1,2 जो है वो दिए गए रिलेशन में आ रहा है, 1,2 आ रहा है और फिर 2 से शुरू हो रहा है फिर, तथा 2,3 भी दिए गए रिलेशन में है। 1,2 है तो 2,3 भी दिए गए रिलेशन में है, परंतु 1,3 अगर ढूंढे तो इस रिलेशन में हमें नहीं मिल रहा है, परंतु 1,3 नॉट बिलोंग टू दिए गए रिलेशन, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, संबंध में नहीं आ रहा है। अतः आर क्या है? संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। इस तरीके से किसी दिए गए संबंध को हम सतुल्य, सममित और संक्रामक क्या करते हैं भैया? सिद्ध करते हैं। यही सिंपल तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं इसके अलावा भी कोई तरीका तो कोई तरीका नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। अब एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं जो एग्जाम में लगातार रिपीट होता ही होता है, 3 नंबर से 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, दिए गए रिलेशन को हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, जेड यहाँ पर क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है और इस पर एक रिलेशन दिया गया है कि जो पूर्णांक है, एक पूर्णांक ए है और एक पूर्णांक बी है, ए कामा बी संख्या 2a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये दिखाइए। मैं आपको बता दूं, देखिए ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, जेड दिया गया है और जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। परिभाषाएं तो जानते हो, नहीं जानते होगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। पूर्णांक की परिभाषा नहीं जानते हो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप तुल्यता संबंध सिद्ध करना जानते हो। तो पूर्णांकों का क्या हो जाएगा? समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय लिख लेंगे, लेकिन कहा गया तो लिख लेंगे। अब इस पर रिलेशन क्या दिया गया है? रिलेशन ये दिया गया है कि एक पूर्णांक बी से किस प्रकार संबंधित है? a माइनस बी को 2 विभाजित करती, इस तरीके से एक रिलेशन दिया गया है, विभाजित करती है। क्लियर? ये रिलेशन दिया गया है। तो आपको इसे एक तुल्यता संबंध दिखाना है। क्या दिखाना है? कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध। मैंने कहा किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे हमें सतुल्य दिखाना होता है, सममित दिखाना होता है, फिर संक्रामक दिखाना होता है, तब वह दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे सतुल्य संबंध। क्या हेडिंग लगाएंगे? सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध की परिभाषा होती है कि यदि समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित है और दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो वह संबंध सतुल्य होगा। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि माना ए कामा ए दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए कहाँ से आ रहा है? दिए गए सेट जेड से आ रहा है, ठीक है। ये पूर्णांक है ए। तो ए कामा ए अगर दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन निकल के आएगी? कंडीशन निकल के आएगी a माइनस ए बराबर 0। 0 क्या 2 से विभाज्य है? जो कि लिखोगे 2 से विभाज्य है। 0 प्रत्येक संख्या से विभाज्य होता है, जो कि 2 से क्या है भैया? विभाज्य है।
अगर 0 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब कंडीशन मेरी सत्य हो गई। ठीक है, अगर ये 2 से विभाज्य ना होता, जैसे मैंने a, दिए गए रिलेशन में दिखाया और जो न्यू कंडीशन क्रिएट होकर के अगर ये सत्य नहीं होता तो मैं कहता कि ये संबंध क्या है भैया, सतुल्य नहीं है। तो चूंकि ये 2 से विभाज्य है, मतलब रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे अतः R क्या होगा, सतुल्य होगा, सतुल्य है। ठीक है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2 से विभाज्य है, 0 जो है 2 से विभाज्य, हमने कहा 0 प्रत्येक संख्या से विभाज्य होता है। फिर आगे बात करेंगे सममित संबंध की। तो सममित संबंध में आपको बहुत कुछ नहीं लिखना है। सममित संबंध की परिभाषा होती है कि a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल बार बार ये चीज़ लिख सकते हो कि a, b जो है वो कहाँ से आया है, z से आया है। तो a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि a - b को कौन विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है। 2 संख्या जो है वो a - b को विभाजित करता है। आप ही बताइए, अगर हम 4 से 2 घटा रहे हैं या 2 से 4 घटा रहे हैं तो जो संख्या मिल रही है वो 2 से विभाजित हो रही है, तो क्या उसके उल्टा, जैसे मान लीजिए 2 से मैंने 4 घटाया तो हमें -2 मिला, 2 इसको 2 विभाजित कर रहा है, तो क्या अगर हम 4 से 2 घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वो 2 उसको 2 विभाजित नहीं करेगी, उसको भी 2 विभाजित करेगी। क्यों? क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, उससे नहीं मतलब, लेकिन 2 वो एक सम संख्या आएगी और उसे 2 विभाजित करेगी। तो a - b को 2 विभाजित करता है, तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, b - a आ जाएगा, को 2 क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। मतलब इस कंडीशन से हम ये कंडीशन बना सकते हैं। तो a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता था, तो a - b को 2 विभाजित करता था, b - a हो गया। इसका मतलब जो b, a है वो दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया। हमने कहा, क्या कहा आपको, सममित संबंध की परिभाषा ये तो होती है कि अगर a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो अगर हम b, a दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है दिखा दे तो वो सममित संबंध हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः R क्या है, सममित है। R क्या है, सममित संबंध है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस भैया कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आगे अगली हेडिंग डालेंगे संक्रामक संबंध। क्या डालेंगे, संक्रामक संबंध। अच्छा, संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है कि अगर a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है और b, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो a, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो हम मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, मान के चलेंगे कि a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है। अगर a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो कंडीशन ये है कि a - b को कौन विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है। यही तो दिया गया है, विभाजित करता है। इसको समीकरण मान लेंगे, तथा साथ ही में अगर ये मान लें कि b, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है, तो आप ही सोचिए a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो a - b को 2 विभाजित करता है। अगर b, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो कंडीशन निकल के आ जाएगी b - c को क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा, विभाजित करता है। अब इसको मान लें समीकरण 2। क्या समीकरण 1 व 2 से हम ऐसी न्यू कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं कि a - c को भी 2 विभाजित करता हो? तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे पूर्णांक में मैंने कहा 2 से हम 4 घटाए, ठीक है, 2 से हम 4 घटाए तो हमें 2 मिला, 2 से विभाजित करता है। फिर 4 से मैंने 6 घटा दिया, ठीक है, 4 से मैंने 6 घटा दिया, तब भी जो ये 4 से मैंने 8 घटा दिया तो वो भी एक सम संख्या मिली, तभी उसको 2 विभाजित करेगा। तो 8 से 2 घटाएंगे तो जो 6 मिलेगा क्या उसको 2 विभाजित नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। या 2 से 8 घटाओगे तो जो -6 मिलेगा क्या उसको 2 विभाजित नहीं करेगा? करेगा। सिंपल सी बात है। समीकरण 1 व 2 से a - c को क्या करेगा, 2 विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर a - c को 2 विभाजित कर गया, इसका मतलब कंडीशन आ गई, इसका मतलब कंडीशन आ गई कि a, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया। और मैंने कहा कि अगर a, b दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, b, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो a, c दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर गया तो वो संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अतः R क्या है, संक्रामक है। और कोई संबंध सतुल्य हो जाए, सममित हो जाए, संक्रामक हो जाए तो वह संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, तो लिख देना, चूंकि R सतुल्य है, R सतुल्य है, R सममित है,
R संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। क्या है? R एक तुल्यता संबंध। R क्या मतलब जो संबंध दिया गया है वो एक तुल्यता संबंध। सिंपल सा तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से ये वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इनसे बाहर नहीं आएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है ना। संबंध पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार का आएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लिख के रख लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अभी सिलेबस में है एकाएकी और आच्छादक वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी डिस्कस करा देते हैं अभी के अभी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब चलिए इसी क्रम में आप लोगों को हम एकाएकी और आच्छादक वाले प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करना सिखा देते हैं। एकाएकी आप सभी लोग जानते हो, एकाएकी की परिभाषा होती है जब एक अवयव का प्रतिबिंब एक बने, मतलब प्रांत के एक अवयव का प्रतिबिंब अगर सह प्रांत में एक बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एकाएकी फलन कहते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई फलन अगर आपका A to B डिफाइन है, इसका मतलब है इस फलन का जो प्रांत आ रहा है वो सेट A से आ रहा है और इस फलन का जो सह प्रांत आ रहा है वो सेट B से आ रहा है। जैसा मान लीजिए इसमें आपके अवयव हैं 1 2 3 4 और इसमें अवयव हैं A B C D E। तो अगर प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एक ही इधर आपका सह प्रांत में बन रहा है तो ये एकाएकी हो जाएगा। और आच्छादक में ये कहा गया, जैसे मान लीजिए 1 का अवयव एक A बन रहा है, 2 का B बन रहा है, 3 का C बन रहा है, 4 का D बन रहा है। अब देखिए जो सेट A है इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में एक एक बन रहा है, तो इस स्थिति में ये एकाएकी होगा। और अगर हम बात करें प्रांत तो ये हो जाएगा जो समुच्चय A में उपस्थित अवयव हैं इनको अगर समुच्चय के अंदर लिख देंगे, अवयव को हम समुच्चय के अंदर लिख देंगे तो ये प्रांत बन जाएंगे। और अगर सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत में उन सारे अवयवों को लिखा जाता है जो समुच्चय बी में होते हैं। समुच्चय बी में A B C D E सारे अवयवों को उतार देंगे, चाहे वो प्रतिबिंब अवयव हो या ना हो। लेकिन एक परिसर की बात आती है, परिसर में उन अवयवों को लिखा जाता है जो कि प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब अवयव मतलब कह सकते हैं, तो देखिए ये प्रतिबिंब अवयव है, ये है, ये है, ये है, तो A B C D यानी प्रतिबिंब अवयवों को जब एक समुच्चय के अंदर लिख देंगे तो ये बन जाएगा परिसर। अब एकाएकी के लिए तो कंडीशन है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन जाए, सिंपल सी बात है। और बीजगणितीय रूप में क्या करते हैं हम, fx1 बराबर fx2 दिखा देते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम कह देते हैं कि वह फलन एकाएकी है। लेकिन आच्छादक के लिए क्या करेंगे? आच्छादक के लिए कंडीशन होती है कि जब सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाए, मतलब ये वैल्यू अगर इस वैल्यू के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वह फलन हमारा क्या होता है, वह फलन हमारा आच्छादक होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। और फलन होने के लिए जो समुच्चय A में उपस्थित सारे अवयव हैं इनका प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए, इधर कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। अगर समुच्चय A प्रांत में कोई अवयव आपका खाली रह जाता है तो वो फलन ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना। फलन होने के लिए समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय B में होना अनिवार्य है। अब एक प्रश्न लेते हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करके समझाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x, कितना दिया, fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन जो है नेचुरल टू नेचुरल, मतलब जो फलन परिभाषित है वह प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में परिभाषित है। ये एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं। ये एकाएकी है तो क्यों है और आच्छादक नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो ये आपका जो फलन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आपका ऐसे परिभाषित है। इसका मतलब ये है कि इस फलन का जो आपका प्रांत आएगा वो एक प्राकृतिक संख्या से आएगा और जो इसका सह प्रांत आएगा वो भी एक आपका प्राकृतिक संख्या से आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कह दिया कि एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं, तो लिखेंगे एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं कि जो fx1 की वैल्यू है उसको हम fx2 की वैल्यू के बराबर दिखा देते हैं। तो लिखेंगे माना fx1 बराबर fx2, जहाँ x1 x2 कहाँ से आ जाते हैं, सेट A यानी पहले सेट के अवयव होते हैं, ठीक है ना। जहाँ x1 कामा x2 ये कहाँ से आते हैं, पहले सेट से, यानी नेचुरल नंबर
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से। अब यहाँ पर देखिए fx1 बराबर fx2 दिखाएंगे। fx का मान 2x है तो fx1 का मान हो जाएगा 2x1, fx2 का मान हो जाएगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर कितना आ जाएगा, x2 आ गया। अगर मैंने fx1 बराबर fx2 दिखा दिया और कंडीशन निकल के चली आई कि x1 बराबर x2, समझ जाइएगा कि फलन क्या है, एकाकी है। तो लिखेंगे अतः फलन क्या है, एकाकी। इसका मतलब है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, एकाकी है। सिंपल सी बात, एकाकी प्रूव करना बहुत आसान। बात करें यहाँ पर आच्छादक की, आच्छादक की, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था, मैंने लिख लिया प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर भी मैंने प्राकृतिक संख्याएं लिख लिया, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर अगर x बराबर 1 रखते थे तो हमें fx यानी जो प्रतिबिंब अवयव मिलता था वो 2 मिलता था, जो कि 1 ही मिलता था। 2 रखते थे 4 मिलता था, लेकिन 1 ही मिलता था। देखिए अगर हम x का मान 1 रखें तो हमें मिलेगा 2, 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे। अगर मैं मान लूँ कि fx बराबर जो है हमारा y के बराबर है, तो y बराबर fx कितना आपका 2x, तो लिखेंगे जब x बराबर 1, अगर x का मान 1 रख रहे हैं, ठीक, तो हमें y यानी जो प्रतिबिंब अवयव मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और x बराबर अगर 2 रखें तो y बराबर हमें 4 मिलेगा, x बराबर 3 रखें तो y बराबर हमें कितना मिलेगा, 6। इसी तरीके से मिलता चला जाएगा। तो 2 का प्रतिबिंब 4 मिल रहा है, 3 का प्रतिबिंब 6 मिल रहा है, 4 का इसी तरीके से 8 मिलेगा। तो ये एकाकी तो दिख रहा है। क्यों एकाकी दिख रहा है, आप देखिए एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इधर एक बन रहा है, इसलिए एकाकी तो हो गया, वो तो ऊपर मैंने दिखा दिया। लेकिन ये आच्छादक क्यों नहीं है, आप देखिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ से देखूँ, अगर मैं बात करूँ सहप्रांत की बात करूँ, तो सहप्रांत में हमने कहा कि समुच्चय बी के सभी अवयव आ जाते हैं। तो जो समुच्चय दूसरा वाला समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। अगर मैं परिसर की बात करूँ तो परिसर में वही अवयव आते हैं जो कि प्रतिबिंब अवयव होते हैं। तो प्रतिबिंब अवयव यहाँ पर केवल 2 है, 4 है, 6 यानी सम संख्याएं। तो लिखेंगे 2 4 6 8 10 ऐसे से इन्फिनिटिव तक। अब आप बताइए, आप ही बताइए, क्या सहप्रांत परिसर के बराबर है, तो आप कहोगे नहीं है। तो लिखोगे चूंकि सहप्रांत किसके बराबर नहीं है, परिसर के बराबर नहीं है, चूंकि सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है। और आच्छादक की परिभाषा यही कहती है कि अगर सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है तो लिखोगे अतः जो फलन है वो क्या है, आच्छादक नहीं। अगर ये हो जाता बराबर तो ये आच्छादक होता, फलन आच्छादक नहीं है और क्या है, एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एकाकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है। अच्छे तरीके से समझ में आया ना, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं आज की क्लास का अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एकाकी आच्छादक पर आधारित। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले डालिए आप, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है भाई, और आपके पास भी समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड पेपर देने जाना है और आपको मेन पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो एकाकी आच्छादक का कोई क्वेश्चन आएगा तो तोड़ के रख लीजिएगा एकदम। आप सोचिएगा नहीं कि हम एकाकी आच्छादक लगा नहीं पाएंगे, डर जाते कुछ लोग पहले से ही। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा आपका डर और ख़त्म करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या लिखा है, थोड़ा सा स्याही लग गई भाई, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर एक्स स्क्वायर। अगला सवाल होगा सवाल नंबर 6। यहाँ पर fx का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर। इन्होंने कहा कि सिद्ध कीजिए fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन, और जो ये परिभाषित फलन है वो अब यहाँ पर दे दिया गया रियल टू रियल। रियल का मतलब होता है, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में अगर आप परिमेय संख्याओं को छोड़ दे तो सारी संख्याएं आती कि नहीं आती। तो इन्होंने कहा कि ये परिभाषित है रियल टू रियल, तो ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। ये एकाकी भी नहीं और आच्छादक भी नहीं, क्या बात है। तो मतलब यहाँ पर जो फलन है वो रियल टू रियल परिभाषित होने का मतलब इसका जो प्रांत आएगा वो एक वास्तविक संख्या से आएगा और जो सह प्रांत आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या से आएगा। तो अभी इसको समझा रहे हैं, पहले आप लगाओगे हेडिंग एकाकी के लिए, एकाकी के लिए। तो मैंने कहा किसी फलन को एकाकी दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना fx1 बराबर fx1 बराबर fx2 मानते हैं। तो fx का मान एक्स स्क्वायर है तो x1 का मान हो जाएगा x1 स्क्वायर, x2 का मान हो जाएगा x2 स्क्वायर। अच्छा ये x1 स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का x2 स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा।
इसको इधर ले आएंगे तो अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, नहीं x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, और x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में बराबर जीरो दिखा देंगे। अब आप बताइए एक बार x1 माइनस x2 को जीरो के बराबर दिखाएंगे तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा। अगर यही कंडीशन केवल मिल जाती तब तो एक ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखो और भी मिल रहा है, x1 प्लस x2 जीरो दिखाएंगे तो x1 बराबर माइनस का x2 मिलेगा। मतलब ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो एक अवयव के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं देखिए, यहाँ पर अगर हम माइनस एक रख दें तो माइनस एक रखेंगे तो देखिए प्रतिबिंब अवयव हमें मिल जाएगा माइनस एक का, स्क्वायर करेंगे तो एक मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम एक रख दें तब भी तो एक का प्रतिबिंब एक ही मिलेगा। देखिए x के स्थान पर एक रखोगे तो f1 मतलब प्रतिबिंब अवयव जो मिलेगा वो आपका एक ही मिलेगा। अच्छा अब माइनस एक रख दूँ तब भी तो हमको इसका प्रतिबिंब एक ही मिलेगा। मतलब दो अवयवों के हमें एक प्रतिबिंब मिल रहे हैं। हमने एक एकी की परिभाषा में बताया कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए, तो आप देख रहे हो कि दो अवयवों के यहाँ पर एक अवयव के दो प्रतिबिंब मिल रहे हैं। देखिए मतलब एक प्रतिबिंब अवयव है दो अवयवों का, ठीक है। प्रांत में हमारे दो ऐसे अवयव हैं जिनका प्रतिबिंब हमें सह प्रांत में एक देखने को मिल रहा है। तो आप कहोगे अतः कि यहाँ पर जो फलन है वो क्या है, एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अच्छा आच्छादक की बात करें, आच्छादक के लिए तो ये आच्छादक भैया क्यों नहीं, आच्छादक के लिए सिंपल सी लैंग्वेज में आप लिखिएगा। देखिए आच्छादक के लिए हम मानते तो आच्छादक के लिए कि जो fx है वो y के बराबर मान लेते हैं, कि जो हमारा सह प्रांत है वो परिसर के बराबर मान लेते हैं। fx का मान x स्क्वायर बराबर y, तो यहाँ से अगर देखिए x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट y मिलेगा। कितना मिलेगा, अंडर रूट y। अब मेरी बात को समझिएगा, x कहाँ से आता है, इस वाले सेट से आता है, y कहाँ से आता है, इस वाले सेट से आता है। अगर हम y का मान कुछ रखे, देखिए मेरी बात को समझिएगा, x का मान कुछ रखे या y का मान कुछ रखें, y का मान अगर कुछ रखेंगे यहाँ पर y में, तो देखिए y क्या है, y हमारा आएगा वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या में मैंने बता दिया कि धनात्मक ऋणात्मक सब प्रकार की संख्या आती है। अगर हम कोई यहाँ पर ऋणात्मक संख्या रखेंगे, बताइए ऋणात्मक संख्या रखेंगे कि नहीं, तो लिखेंगे जब y बिलोंग करता है वास्तविक संख्याओं में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y बिलोंग करता है वास्तविक संख्याओं में। जब y वास्तविक संख्या में बिलोंग करता है, y का मान जैसे मान लीजिए हमने y का मान रख दिया, जैसे y का मान हमने रख दिया माइनस का 2, तो x का मान मिल रहा है अंडर रूट माइनस 2। तो जो x का मान मिल रहा है क्या वो हमें एक वास्तविक संख्या मिल रही। आप बताइए जब मैंने y का मान माइनस 2 रखा तो x का मान क्या एक वास्तविक संख्या मिल रही, तो आप कहोगे जी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि x का मान माइनस का रूट 2 मिला, और माइनस का रूट 2 एक काल्पनिक संख्या हुई। कैसी संख्या हुई, इमेजिनरी नंबर हुई, यानी काल्पनिक संख्या हुई। तो जब हमने y का मान रखा तो x का मान हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में। हम लिखेंगे अतः जो हमारा सहप्रांत है वो किसके बराबर नहीं है, परिसर के बराबर नहीं है। परिसर के बराबर होता तो इसमें भी वास्तविक संख्या था, उसमें भी x का मान भी वास्तविक संख्या, y का मान भी वास्तविक संख्या आना चाहिए, तो नहीं है, सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं। इसलिए जो f है वो क्या है, वो आच्छादक भी नहीं है। क्या है, आच्छादक नहीं होगा। समझ गए कि नहीं, कि फलन कैसे एकाएकी और आच्छादक होगा। अभी यहाँ पर 2 रखे तो 2 का हमारे जो प्रतिबिंब मिलता वो 4 मिलता, और माइनस 2 रखते तब भी उसका प्रतिबिंब 4 मिलता। ठीक है ना, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर आच्छादक की बात करें तो आच्छादक ये इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी y का मान कोई वास्तविक संख्या लेते हैं तो x का मान हमें एक वास्तविक संख्या नहीं मिलती बल्कि एक काल्पनिक संख्या मिलती है। तो इसका मतलब y का मान तो वास्तविक संख्या में आ रहा है लेकिन x का मान वास्तविक संख्या में नहीं आ रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं। ठीक है ना, यानी जो भी हमें प्रतिबिंब मिल रहे हैं और साथ ही में इनके बीच, अभी देखिए 1 मिला 4 मिला, ऐसे सुन लीजिए, 2 रखा तो 4 मिला। अब यहाँ पर देखिए बीच में 2 3 माइनस 2 माइनस, ये सारी संख्या रह रही कि नहीं रह रही। तो आप बताइए जो सहप्रांत में हमें अवयव का समुच्चय मिलेगा क्या वो परिसर के बराबर होगा। ऐसे सोच लीजिए। आप यहाँ पर अगर ग्राफ से समझें तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए आपने 1 रखा तो आपको 1 मिला, माइनस 1 रखा तो 1 मिला। ठीक, थोड़ा समझा ही देते हैं आपको अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर भी लिख लिया 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4। अब थोड़ा सा समझिएगा, इधर भी यही चीज़ मैंने कर लिया, 1 रखा है ना, माइनस 1 रखा, 2 रखा, माइनस 2 रखा, 3 रखा, माइनस 3 रखा, इसी तरीके से।
जब मैंने एक रखा तो एक का प्रतिबिंब हमें एक मिला, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस एक का स्क्वायर एक मिलेगा, मतलब माइनस एक का प्रतिबिंब भी एक ही मिलेगा। जब मैंने दो रखा, दो का स्क्वायर हमें चार मिलता है, माइनस दो का स्क्वायर भी चार ही मिलता है। तो आप बताइए ये बीच में सहप्रांत में इतने अवयव आपके खाली रह गए कि नहीं रह गए? अगर सहप्रांत में लिखेंगे तो सारे अवयव को लिखेंगे, और अगर मैं परिसर में लिखूंगा तो केवल एक और चार को लिखूंगा। तो क्या सहप्रांत कभी परिसर के बराबर होगा? तो जी नहीं, कभी सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा। अतः ये फलन क्या है? ये फलन आपका आच्छादक नहीं है। अगर यहाँ पर x1 बराबर x2 मिलता तब तो एक ही होता, लेकिन एक अवयव के दो अवयव के एक प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही नहीं है। सिंपल सी बात है। बताइए एक आच्छादक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप एक आच्छादक वाले क्वेश्चन लगा डालोगे। चलिए मैं आप लोगों को ये जो पूरी इकाई है आपको खत्म कर देता हूँ। इसमें देखिए आपका थोड़ा एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है मुख्य मान वाला। तो मुख्य मान के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज पता होनी चाहिए। अगर रेंज पता होगी तो आप जो है उसका मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल ले जाओगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, उसको भी अभी डिस्कस कर देते हैं हम, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आएगा। तो अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष सिलेक्ट किया है वो मुख्य मान का ही सिलेक्ट किया है। तो मुख्य मान के लिए मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि आप लोगों को क्या आना चाहिए, आपको रेंज आनी चाहिए। खुला अंतराल बंद अंतराल का मतलब पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं आप सभी के समक्ष। जैसे हम बात करें कि आपसे बोला जाए कि साइन इनवर्स 1/√2 का आप मुख्य मान निकालिए। क्या निकालिए? आप मुख्य मान निकालिए। तो आपको करना क्या है? हमने कहा जिसका मुख्य मान निकालना हो, जैसे इसका मुख्य मान निकालना है तो इसको हम मानेंगे सिंपल सा y बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स कितना भाई 1/√2। देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन कितने का मान होता है? साइन π/4। लेकिन आपको साइन इनवर्स x की रेंज पता होनी चाहिए। रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, वो भी बंद अंतराल में। बंद अंतराल का मतलब ये है कि जो साइन इनवर्स x के टाइप के फलन का मुख्य मान होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। उसमें -π/2 भी शामिल होगा और π/2 भी शामिल होगा, यानी -90 डिग्री भी शामिल होगा और 90 डिग्री भी शामिल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो मैंने साइन इनवर्स इसको साइन π/4 लिख लिया, तो y इक्वल टू हमें मिल गया π/4। y किसके बराबर माना था? साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर माना था। तो इसका मुख्य मान कितना मिल गया? π/4। अब आप देखोगे क्या साइन इनवर्स के टाइप के फलन की जो रेंज है -π/2 से π/2, इस रेंज में ये वैल्यू बिलोंग कर रही? हाँ, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की ये वैल्यू है। π/4 का मतलब क्या? 45 डिग्री। अतः ये क्या है आपका, इसका जो मुख्य मान है वो 100% सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, आगे थोड़ा सा इसको ऐसे भी ले सकते थे, साइन इनवर्स इधर ला सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते वैसे भी। अगला जैसे क्वेश्चन एक आपके समझ एक बार और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा इस चैप्टर का। कॉट इनवर्स -1/√3 बोला गया कि इसका मुख्य मान निकालिए। क्या निकालना है? इसका मुख्य मान आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर देखें तो इसको अगर हम y के बराबर मान ले, y इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। अच्छा, कॉट इनवर्स को इधर लाएंगे तो बताइए कॉट y हो जाएगा कि नहीं? उधर -1/√3। अगर इधर कॉट के पदों में फलन है तो हम यही सोचेंगे कि भैया उधर -1/√3 जो है वो कॉट कितने की वैल्यू, पहले ये करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए कॉट हो जाएगा y इक्वल टू माइनस कॉट, ये कितने की वैल्यू है आप सभी को पता है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और 60 डिग्री को लिखा जाता है π/3। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? और आपने ये भी पढ़ा है कि माइनस कॉट थीटा जो होता है कॉट 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। गड़बड़ की है क्या मैंने? कॉट 180 माइनस थीटा के बराबर होता है, सही। 180 प्लस करेंगे तब तीसरे में जाएंगे। तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पहले तो आपको कॉट की रेंज आनी चाहिए। मैं आपको रेंज परिसर इसका लिखा देता हूँ। कॉट की रेंज आप सभी को पता होनी चाहिए। कॉट की रेंज क्या होती है? कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो खुले अंतराल के अंतर्गत 0 से π होती है। मतलब जो भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, जो भी इसका मुख्य मान आएगा वो इसी रेंज के अंदर आना चाहिए। ये खुला अंतराल है, इसमें 0 और 180 डिग्री शामिल नहीं होगा, बल्कि इसके बीच की वो वैल्यू शामिल होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर जैसे मैंने कॉट y बराबर माइनस कॉट π/3 दिखाया, तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए
कॉट वाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस का पाई बाई 3, क्योंकि हम सभी लोगों ने पढ़ा माइनस कॉट थीटा कॉट 180 माइनस थीटा के बराबर होता है, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉट वाई इक्वल टू कॉट, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस का पाई और बटे में 3, कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर हमें मिल जाएगा 2 पाई बाई 3। अब जो 2 पाई बाई 3 मिला है, क्या वो इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है? तो आप कहोगे जी हाँ, खुले अंतराल 0 से पाई के बीच में 2 पाई बाई 3 आ रहा है। इसको हल कीजिए, 2 गुणे पाई का मान 180 बटे 3, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 120। बताइए 0 और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कहोगे आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी आप यहाँ पर गलती करते, क्या करते, यहाँ पर देखिए, अगर आप इसे ऐसे लिखा रहने देते, कॉट कॉट इसको माइनस ले जाते, इस कुछ भी करते, फिलहाल माइनस अंदर जाता ही नहीं, ठीक। अगर आप डायरेक्ट मान लीजिए ना लगा पाते और इसको माइनस पाई बाई 3 रख देते, तो क्या माइनस पाई बाई 3 इस रेंज के अंतर्गत आती? नहीं आती। तो रेंज आना बहुत जरूरी, रेंज नहीं आएगा तो मुख्य मान निकालना संभव है ही नहीं, निकालोगे मैक्सिमम केसेस में गलत आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालना है। एक क्वेश्चन आप सभी को देते हैं, हमें जरा बताइएगा इसका मुख्य मान कितना होगा। बोर्ड एग्जाम में ये भी कई बार आया है, ठीक है। अब इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, सभी लोग बताइएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी बता ले जाएंगे। मैंने बताया भी है, आप बताइए कि tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2 का मान कितना होगा, यानी मुख्य मान कितना होगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है, मैं देखूंगा, ठीक है ना। और आज की क्लास कैसी लगी हमें भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को संबंध वाले क्वेश्चन जो आते हैं, स्वतुल्य समय संक्रामक, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, एकाएकी आच्छादक क्लियर हो गया होगा। और बात करें यहाँ पर तो किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालना आ गया होगा। अगर इतना आ गया है तो 10 नंबर एकदम कंफर्म है। आप पेपर उठा के कोई भी देख लीजिए जो कि इस साल का 70% सिलेबस वाला होना चाहिए, तो आपके 10 नंबर एकदम पक्के हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।